नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हो, ठीक है। स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस से पोस्ट ग्रेजुएशन एस्पेक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी एज अ सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाया जाता है और कभी कभी इंटीग्रेट करके भी पढ़ा दिया जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ही, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो मेरे सिलेबस में तो ये एज अ नया सब्जेक्ट था, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक पूरा सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है। और दिस वीडियो इज बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर। एंड दिस इज लेक्चर 1 ऑफ दिस वीडियो सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एंड ये वीडियो पूरी की पूरी हिंदी में होने वाली है, मतलब मोस्टली हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा इसका। तो उन यूज़र्स को ज़्यादातर की बेनिफिट करेगी ये वीडियो जो यूज़र्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर्स हिंदी में समझना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो अनलाइक करना, ठीक है, मतलब डिसलाइक कर देना अगर अच्छी ना लगे। और अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी अकेडमी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। तो भाई लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो भाई पढ़ा तो हमने पहले भी और लेक्चर्स में भी है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअली क्या होता है। मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ रिसर्च विच इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ तो पढ़ी है हमने, लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन एज अ स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बुक्स के अंदर रेफर की हुई है, ठीक है। एक प्रॉपर मैनर में समझेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स से किस तरीके से स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो चलते हैं। डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ टू इंफॉर्मेशन फ्लोज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो दो तरीके के इंफॉर्मेशन फ्लो होते हैं एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। तो लिखा भी है डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ टू इंफॉर्मेशन फ्लोज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बेसिकली उन दो फ्लोज के बारे में, दो इंफॉर्मेशन फ्लोज की बात करेंगे हम बेसिकली। वो कौन कौन से ऐसे दो इंफॉर्मेशन फ्लोज हैं जो कि मेन रोल प्ले कर रहे हैं इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स को बेसिकली डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो भाई पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा जैसे कि आप 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, शायद समझाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर, मतलब डिटेल में देखेंगे सेंट्रल डोगमा एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। बेस्ड ऑन सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो पहला इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे डिटेल में कि एक्चुअली में क्या है, और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। मतलब किस तरीके से ये एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन कर रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा जब इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सेकंड है इंफॉर्मेशन फ्लोज इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में बेसिकली हम एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, तो बताऊंगा वो भी मैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में है, ठीक है। बेसिकली हाइपोथेसिस के बेसिस पे काम करते हैं, बस याद रखना साइंटिफिक मेथड में, ठीक है। और ये भी किस तरीके से हेल्प करेगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करने में एक प्रॉपर तरीके से ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बेसिकली जैसे कि हम सेंट्रल डोगमा की बात कर रहे हैं भाई, तो सेंट्रल डोगमा बेस्ड ऑन सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो पहला एस्पेक्ट है ये, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जो डिफाइन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, डीएनए होता है, ठीक है। किसी भी स्पीशीज का जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे डीएनए ही कहा जाता है, ठीक है, डीएनए।
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी माना जाता है इसे, ठीक है। इसके अंदर फ्रेगमेंट्स, ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं, जिनको जनरली हम जीन्स बोलते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक्सॉन, इंट्रॉन्स, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, डीएनए में, ठीक है। तो डीएनए से अगर हम मैं डीएनए ही बनाऊं, मतलब डीएनए से डीएनए जब बनाऊंगा, डीएनए बेसिकली डबल स्टैंडर्ड होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, डीएनए क्या होता है, ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो डीएनए से अगर मैं डीएनए ही बनाऊं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी ही कॉपी बना रहा है, डीएनए से डीएनए ही बना रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। बेसिकली 12th क्लास में अगर आपको नहीं पता तो शायद आप चेक कर सकते हो। रेप्लिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फजा के फ्रेगमेंट्स वगैरह बनते हैं, आप चेक कर सकते हो। डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, और स्टैंड अनवाइंड होता है, फिर उस तरीके से एक स्टैंड सिंथेसिस भी होती जाती है साथ साथ। तो वो सब चीज़ें आपको पहले से पता हो गया ही हो। तो बेसिकली हम सेंट्रल डोग्मा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा ब्रीफ नॉलेज है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डीएनए से क्या बनता है भाई, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो क्या बनता है, एमआरएनए, ठीक है, मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और डीएनए से जब डीएनए बना तो रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और वापस एमआरएनए से भी हम डीएनए बना सकते हैं ना। तो एमआरएनए से डीएनए बनाएंगे तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो भाई एमआरएनए से क्या बनेगा भाई, ट्रांसलेशन होके प्रोटीन, फाइनली प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो एमआरएनए वन फाइनली ट्रांसलेट होगा और प्रोटीन हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। तो बेसिकली इस प्रोटीन से ही जनरली हमें डील करना है, इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं, बाद में फिर उसकी स्टडी करना है, सिंथेसिस करनी है। तो वही सब बेसिकली स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आता है, कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है ना अभी, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं भाई हम, सेंट्रल डोग्मा। इसी को क्या बोला जाता है भाई, सेंट्रल डोग्मा। तो डीएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन तक, ये जो सिंथेसिस होती है ना, इसी को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। किसका, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो अब प्रोटीन से क्या होगा भाई, प्रोटीन फोल्ड्स इनटू थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट हैव फंक्शन। मतलब प्रोटीन क्या होगा, फर्दर फोल्ड होगा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। जो जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर ही स्पेशली ये सिंथेसिस होती है। और ये इतनी परफेक्शन से प्रोटीन मतलब फोल्ड होता है थ्री डायमेंशनल में, इसकी भी स्टडीज बहुत डीप में चल रही है। बाकायदा इस हकीकत बात बताऊं तो इसकी भी एक ब्रांच बन चुकी है प्रोटीन फोल्डिंग की, ठीक है, प्रोटीन फोल्ड की। तो एग्जैक्टली एकदम एक्यूरेटली थ्री डायमेंशनल तरीके से स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का। और इसकी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बेसिकली अभी ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, बट चल रही है रिसर्च। एक इसकी पर्टिकुलर फील्ड बन चुकी है प्रोटीन फोल्ड की, ठीक है। तो प्रोटीन फोल्ड इनटू थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट हैव फंक्शन। तो प्रोटीन फोल्ड होता है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, ये सब आपने पढ़े होंगे, ये भी अपन डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में बाय द वे। तो उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और जाहिर सी बात है हर प्रोटीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करता है इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल। फिर भाई क्या होता है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर सेलेक्टेड विया, भाई डार्विन की देखो, डार्विन सेंस की एक थ्योरी थी, क्या थ्योरी थी भाई, इन्वायरमेंट के अंदर वही चीज सरवाइव सरवाइव कर पाएगी जो इन्वायरमेंट में स्टेबल स्टेबल होगी, है ना। इन्वायरमेंट तय करेगा, जो चीज स्टेबल होगी वही वही चीज इन्वायरमेंट में क्या होगी, सरवाइव कर पाएगी। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर सेलेक्टेड, ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आर सेलेक्टेड विया डार्विन सेंस। तो फंक्शन प्रोटीन का भाई डार्विन के हिसाब से, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से तय होता है, ठीक है। ऐसा माना है हमने, एक एविडेंस उठाया कि डार्विन मतलब डार्विन की थ्योरी यूज होती है, ठीक है। बस ये समझना है आपको। बाय द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, और उसी के बेसिस पे डार्विन की थ्योरी उस पर परफेक्शन मतलब सुटेबल होती है, उस पर एप्लीकेबल होती है, कहने का मतलब है, ठीक है। Further, the evolution is derived in the DNA sequence within population.
और इसी तरीके से डीएनए क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विद इन अ पॉपुलेशन क्या होता है भाई, ट्रांसफर हो रहा होता है, इवॉल्व हो रहा होता है, एवोल्यूशन उसका हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, इसी चीज को कंसीडर किया जाता है। जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा, ये है बेसिकली सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, डीएनए से प्रोटीन तक का फॉर्मेशन, ठीक है। और ये सब चीजें हैं ना जो, ये एक तरीके से क्या बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करती है। बेसिकली प्रोटीन से बेसिकली फर्दर क्या हो रहा है, एवोल्यूशन डिराइव हो रहा है एक तरीके से, इसी चीज की स्टडी को हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन एड्रेस, मतलब ये जो अभी चीजें हमने पढ़ी है पीछे, ठीक है, ये सब चीजें जो हमने पढ़ी है ना अभी, तो इनके इनकी कुछ एप्लीकेशंस है, उसको डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। The transfer of information at any stage in the central dogma, including the organizations and control of genes. भाई बोला जा रहा है ट्रांसफर किसी भी इंफॉर्मेशन का किसी भी स्टेज पे इन सेंट्रल डोग्मा, मतलब सेंट्रल डोग्मा के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है किसी भी स्टेज पे, ठीक है, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रोल ऑफ जीन, जीन को कंट्रोल करके भी, और अलग अलग तरीके से। कहने का मतलब क्या हो रहा है भाई, ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रांसफर हो ही रही है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स इन द डीएनए, मतलब इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन है। पहला पॉइंट क्या था, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एट एनी स्टेज, एंड किसी भी स्टेज, सेंट्रल डोग्मा किसी भी स्टेज पे अगर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ जीन्स, तो काफी सारी चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का अगर जोर लगाएं तो उस पर। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स इन द डीएनए। तो भाई ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जैसे कि प्रोमोटर, टर्मिनेटर, इलोंगेशन में होते हैं ना कई सारे, मतलब आरएनए फैक्टर होते हैं कई सारे, काफी सारी चीजें होती है एक, ठीक है, डीएनए स्टैंड पे, ठीक है, जो कि फंक्शनल होती है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन मतलब पढ़ा है ना डीएनए से भी आरएनए बनाया है ना हमने, एमआरएनए, ठीक है, एक्चुअली वही चीज है ये। तो इसके बनने में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे यूज होते हैं, जितने भी यूनिट्स यूज होते हैं डीएनए से एमआरएनए बनने तक, उन्हीं सबको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स कहा जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं उनका, ठीक है, बेसिकली प्रिडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्रॉम सीक्वेंस, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर किस तरीके से दिख रहा होगा किसी भी डीएनए सीक्वेंस से या प्रोटीन सीक्वेंस से। बेसिकली डीएनए सीक्वेंस से तो हम ये पता लगाएंगे, डीएनए सीक्वेंस से ये पता लग सकता है कि कौन सा प्रोटीन एक्चुअली में फॉर्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बात कहना सही नहीं होगा कि एक एग्जैक्टली यही प्रोटीन होगा, ठीक है, मतलब प्रोटीन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन पे चलता है प्रोटीन का। जब भी हम मॉडलिंग करते हैं, होमोलॉजी मॉडलिंग, और भी कई सारे प्रोसेस मैं बताऊंगा सारे आपको एक एक करके। तो डीएनए से प्रोटीन तो आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि कौन सा बना है, कितने अमीनो एसिड्स कोड हो रहे हैं इस डीएनए से, ठीक है, लेकिन प्रोटीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा ना, वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई इसकी भी अलग अलग चीज़ें होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेट्स पे बेसिकली जो एल्गोरिदम होती है ना, उस चीज़ को सर्टिफाइड नहीं कर पाती, कहने का मतलब प्रूव नहीं कर पाती। ये मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा ये चीज़ें, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फंक्शन, मॉलिक्यूलर फंक्शन का एनालिसिस करना, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन हो सकती है जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं अब, इंफॉर्मेशन फ्लो इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। तो भाई फर्स्ट वाला तो पढ़ लिया, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला कौन सा था, सेंट्रल डोग्मा का था। सेकंड वाला कौन सा, इंफॉर्मेशन फ्लो इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, कि इसमें एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है, देखो भाई समझना बहुत जरूरी है हाइपोथेसिस का मतलब। मान लो एक साइंटिफिक एविडेंस है आपके पास, उस साइंटिफिक एविडेंस से
को यूज करके आपने कोई ऐसी चीज बनाई जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में यूज हो सकती है। तो डेफिनेशन देखो पहले। हाइपोथेसिस इज द proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation। मतलब लिमिटेड एविडेंस के बेसिस पे आपने कोई चीज प्रपोज की, मतलब कोई चीज बनाई, कंस्ट्रक्टिव बना सकते हो आप घर में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, मतलब सबूत होना चाहिए उस चीज का ही, ठीक है, कि किस सबूत पे आपने कोई चीज डिजाइन की, ठीक है। और उसी चीज को आप यूज कर सकते हो फ्यूचर की इन्वेस्टिगेशन, मतलब फ्यूचर की और भी कई सारी चीजें पहचानने के लिए, जानने के लिए, और भी कई सारी चीजों के राज खुलेंगे उससे, ठीक है, उस एविडेंस को अप्लाई करने पर प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं बेसिकली साइंटिफिक मेथड में, ठीक है। तो वी क्रिएट अ हाइपोथेसिस रिगार्डिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई भी हाइपोथेसिस हम जनरेट करेंगे, ये कुछ भी हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, ऑन दी प्रॉपर एविडेंस के बेसिस पे काम करेंगे। ये नहीं अंधाधुन कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, एविडेंस के बेसिस पे काम होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज प्रूव हो पाएगी, नहीं तो ऐसे प्रूव करने लगेंगे तो काफी टाइम होगा, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट बहुत आएगी, काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ेगी जनरली, सीधी सीधी वो बात मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट का, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे, ठीक है, मतलब डिजाइन द एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। एक एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा और बताएगा कि इसमें कितनी, मतलब इसमें कितना सही है कितना गलत है, बेसिकली सीधी सीधी बात में बोलूँ तो, मतलब ये मॉडल ऐसा या कितना सर्टिफाइड हो रहा है, कितना एक्यूरेट है, कितना अनएक्यूरेट है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है, इसके फंक्शंस कितने आ रहे हैं, मतलब कहाँ तक कितना मैक्सिमम प्रिडिक्शन अप्रोक्सीमेशन कितना है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है, इवेल्युएट द रिजल्टिंग डेटा फॉर कंपैटिबिलिटी विद द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस भी हमने जनरेट करी, लेकिन जो आउटपुट होगा उसको भी हमें एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट से, या कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उस जो डेटा हमारा जनरेट होगा हाइपोथेसिस के एक्सपेरिमेंट से, हम जब टेस्ट करेंगे उसे, तो बेसिकली क्या होगा भाई, होगा ये कि एक डेटा की रेंज होती है, ठीक है, तो उसको मैच करेंगे कि भाई जो एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया है क्या वो सही है या गलत है, या और कुछ चीजें दिखा रहा है, ठीक है। और फर्दर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे या मॉडिफाई करेंगे द हाइपोथेसिस इन रिस्पॉन्स टू द डाटा। अगर डेटा एक्यूरेट आ रहा है, सही आ रहा है, सही चीज दिखाएगा, मतलब डेटा करेक्ट आ रहा है, तो फर्दर उसे एक्सटेंड करेंगे। या तो अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है डेटा में, अगर हमें लग रहा है कि हमारे रिजल्ट में एरर आ रहे हैं, तो उस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे भाई, मॉडिफाई करेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट करने के तरीके को बदलेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्लास ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन एड्रेसेस, कुछ एप्लीकेशन को ये दर्शाता है, दिखाता है बेसिकली, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की है एप्लीकेशन। तो बेसिकली हम, अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तो बात कर ही नहीं रहे। नहीं, हम स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पर्सपेक्टिव से ही सारी बात कर रहे हैं। अगर सीधा सीधा दोस्तों आपको मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन बतानी होती, तो मैं सीधा सीधा, मुझे याद है कि भाई मैं तो सीधा सीधा बता देता हूँ आपको। लेकिन देखो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में ही पता हो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज अ, पहले तो एक सब डिसिप्लिन हुआ करता था, लेकिन अब एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी एरिया बन चुका है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसकी कई सारी ब्रांचेस बन चुकी है, ठीक है। तो अपने को काफी सारी चीजें अलग अलग तरीके से समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज की 10-10 डेफिनेशन होती है, ठीक है, लेकिन 10-10 तरीके से एक चीज को समझा जा सकता है, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को समझना है, नई अप्रोच को बस एप्लीकेबल करना है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन दिस प्रोटोकॉल। तो भाई इस प्रोटोकॉल में जो, मतलब जो हाइपोथेसिस का भी प्रोटोकॉल अपन ने पढ़ा है ना, ये पूरा टेबल जो बनी है नीचे की,
ये वाली ये वाली जो टेबल बनी है, इसी के बेसिस पे एक्चुअली बात कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन दिस प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग सिस्टम दैट जनरेट द हाइपोथेसिस। तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन का एक तो पता चल जाएगा इस प्रोटोकॉल के अंदर जो भी हमने फॉलो किया है अभी, ठीक है। डिजाइन द एक्सपेरिमेंट, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इन द डेटाबेस। जो भी हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए हैं और भी कई सारी चीज़ें परफॉर्म की है, उन सब डेटा को अपन क्या कर सकते हैं भाई, स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी डेटाबेस में, ठीक है। और उसे नाम भी दे सकते हैं अलग अलग टेस्ट का, ठीक है। कितना उसमें एरर रेट है, कितना सक्सेस, कितना अप्रोक्सीमेशन है, कितनी एक्यूरेसी है उसमें, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट द कंपैटिबिलिटी ऑफ डेटा विद मॉडल एंड मॉडिफाई द हाइपोथेसिस। ये पॉइंट बेसिकली अपन ने पहले भी पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है। तो कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं डेटा की, किसी भी मतलब उस डेटा की करेंगे जो कि अपन ने हाइपोथेसिस के थ्रू कंडक्ट किया था, मतलब तैयार किया था, ठीक है। टेस्ट द कंपैटिबिलिटी ऑफ डेटा विद मॉडल्स एंड मॉडिफाई द हाइपोथेसिस। और उसके हिसाब से अपन हाइपोथेसिस को अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब मॉडिफाई करना ये हो गया कि जो ओरिजिनल एविडेंस है ना आपके पास, मान लो कोई रिसर्च पेपर है, उसके बेसिस पे आपने कुछ टूल्स या मेथडोलॉजीज लगाई, ठीक है। अब मेथडोलॉजीज लगाने के बाद होगा क्या भाई, उससे आपका एक नया एक्सपेरिमेंट जब भी आप उस पर ट्राई करोगे, मान आपने मतलब कुछ रिजल्ट्स आपको आएंगे उसमें, कुछ रिजल्ट मतलब उसमें प्रोड्यूस होगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी प्रोड्यूस होंगे, तो आप अपने नए पेपर में वो क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। मतलब पुराने एविडेंस से एक नए एविडेंस जनरेट हो गए, है ना। नया डेटा जनरेट हो गया, फिर इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे कि कितना इसमें एरर है, कितनी मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इसी चीज़ को फिर फर्दर अपन कंटिन्यू मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको इलोंगेट भी कर सकते हैं, मतलब और भी बढ़ा सकते हैं इसी को। इस तरीके से स्टडीज चलती हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो वही 3 काम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो भाई जी एकेडमी को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था, किसका, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। किसके पर्सपेक्टिव में, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली जो हम बता दूं अभी आपको, जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं। और स्ट्रक्चर की बात करने से पहले अपने को प्रोटीन्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, प्रोटीन्स की, ठीक है। डीएनए की, न्यूक्लियोटाइड्स की, तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा, ठीक है। मीन वाइल साइमल्टेनियसली, साथ साथ, ठीक है। तो जब तक के लिए ध्यान रखो अपना, और बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यार नए हो तो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ऐसी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।